Namaskar, JCLC. I'm Neeraj Chasta, Team Physics CLC Seeker. Welcomes you all in Dangal Major Paper Solution. तो हम लोग फिजिक्स पेपर सॉल्यूशन करेंगे जिसमें आज पेपर में यूनिट डायमेंशन से लेके सर्कुलर मोशन तक के सारे टॉपिक्स जो है वो हमने कवर किए हैं। पेपर एकदम थोड़ा सा रीजनेबल, नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर, नीट से थोड़ा सा ऊपर, बट आप लोग की अच्छी प्रैक्टिस हो उसके लिए बनाया गया है और मैं उम्मीद करता हूं आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। तो चलते हैं अपन पेपर सॉल्यूशन की तरफ। Question number 1. Which of the quantities of the following pair physical quantities does not have the same dimensional formula? इनमें से कौन सी quantities का dimensional formula same नहीं है, ये पूछा है कि समान विमीय सूत्र नहीं है। तो अब अपन बात करें वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो F इंटू एक्स बनेगा, और टॉर्क जो होता है वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो ये न्यूटन इंटू मीटर रहेगा और ये भी न्यूटन इंटू क्या रहेगा, मीटर रहेगा। डायमेंशन सेम आनी है। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है mvr, और हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है वो किसके बराबर होता है, nh अपॉन 2 पाई। तो अगर अपन बात करें n अपॉन 2 पाई तो कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे, तो mvr जो है एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन रहेगी वो प्लैंक कांस्टेंट की क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो ये भी ठीक है। टेंशन एंड सरफेस टेंशन, टेंशन जो है वो T एक फोर्स है, और अगर अपन सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर क्या हो जाएगा, मीटर। और टेंशन जो है वो दिया जाता है, किसमें दिया जाता है, न्यूटन में दिया जाता है। तो इन दोनों की डायमेंशन जो है वो सेम नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर नंबर आ जाएगा 3। और इंपल्स एंड मोमेंटम, तो इंपल्स जो होता है वो तो चेंज इन मोमेंटम होता है, पी फाइनल माइनस क्या रहेगा, पी इनिशियल, यानी कि इनकी डायमेंशन जो रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो पहले का आंसर नंबर हो जाएगा 3। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, if force is given in terms of time and displacement by the equation F is equals to this, the dimensional formula for B into D is, तो B कहां गया, ये रहा, D कहां गया, ये रहा। अब अपन यहां पर बात करें तो एंगल्स हमेशा डायमेंशन लेस होते हैं, एंगल्स आर ऑलवेज डायमेंशन लेस, यानी कि अगर मैं B इंटू एक्स की बात करूं तो ये डायमेंशन लेस रहेगा, यानी कि इसको 1 लिख देता हूं। तो B की डायमेंशन जो रहेगी वो 1 अपॉन एक्स की डायमेंशन के बराबर होगी, तो B की डायमेंशन हो जाएगी L माइनस 1। उसी तरह से अगर अपन बात करें D इंटू टी, तो D इंटू टी भी रहेगा 1, और D की डायमेंशन के बारे में बात करें तो 1 अपॉन टी, तो ये हो जाएगा T माइनस 1 हो जाएगा। अगर अपने को B इंटू डी की डायमेंशन बोली है तो ये हो जाएगी m0 L माइनस 1 T माइनस 1। तो L माइनस 1 T माइनस 1 अपना ऑप्शन हो जाएगा, L माइनस 1 T माइनस 1, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो दूसरे का आंसर नंबर आ जाएगा 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, the mass and volume of body are found to be this much and this much respectively, maximum percentage error in the error in density। तो डेंसिटी क्या होती है, रो, दैट इज इक्वल टू मास बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो अगर मैं डेंसिटी की परसेंटेज एरर की बात करूं, डेल्टा रो, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा m अपॉन m प्लस हो जाएगा डेल्टा v बाई v, और परसेंटेज की बात करनी है तो अपन इसको क्या करेंगे, इन दोनों को 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब डेल्टा m की बात करता हूं तो डेल्टा m की वैल्यू दे रखी है तुम्हारे पास कितनी है, 0.05 अपॉन m जो है वो कितना है 5, प्लस डेल्टा v की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.05 अपॉन v की वैल्यू कितनी है 1, और इस पूरी चीज को अपने को क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 5/5 हो जाएगा, ये तो आ जाएगा 1, प्लस ये 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 बाई कितना हो जाएगा 1, तो 1 + 5 रिजल्ट आ जाएगा अपने पास कितना आ जाएगा, 6% विल बी द रिजल्ट। तो तीसरे का आंसर आ जाएगा 6%। 6% विल बी द ऑप्शन नंबर 3, 6%। एकदम सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पर। हम लोग को ये बोला हुआ है दैट 2 फुल टर्न्स ऑफ सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज के 2 टर्न अपन जब कर रहे हैं सर्कुलर स्केल के, तो मेन स्केल पर डिस्टेंस जो ट्रेवल की जा रही है वो 1 mm है। तो इसके हिसाब से अगर मैं पिच की बात करूं तो पिच विल बी इक्वल टू, एक टर्न में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी, तो 1 mm बाई कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल जो दे रखे हैं वो कितने अपने पास 50 है, जिसकी वजह से लीस्ट काउंट की बात करूं तो लीस्ट काउंट हो जाएगा तुम्हारे पास पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच हो गया तुम्हारे पास 1 mm बटा कितना हो जाएगा 2, और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं अपने पास 50। तो हमारे पास पिच लीस्ट काउंट जो आ जाएगा 1/100 mm आ जाएगा, mm। अब अपने को ये बोला हुआ है कि जीरो एरर जो है दैट इज -0.03, और हम लोग के पास मेन स्केल रीडिंग जो आ रही है वो 3 mm आ रही है, और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इन द लाइन ऑफ द मेन स्केल इज 35। तो वायर का डायमीटर क्या रहेगा,
तो अगर अपन यहां पर चलते हैं तो स्क्रू गेज के थ्रू जो रीडिंग का फॉर्मूला होता है, दैट रीडिंग विल बी इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल डिवीजन माइनस होता है जीरो एरर। ये होता है फॉर्मूला, जिसमें क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि मेन स्केल रीडिंग जो आ रही है वो आपकी मेन स्केल रीडिंग इज 3 mm, 3 mm मेन स्केल रीडिंग आ रही है, 3 mm प्लस लीस्ट काउंट की बात करूं तो लीस्ट काउंट मेरे पास कितना हो गया 1/100 और ये भी mm में आ गया है। सर्कुलर स्केल रीडिंग जो आ रही है, सर्कुलर स्केल डिवीजन जो आ रहा है, वृत्ताकार पैमाने का पाठ्यांक जो है दैट इज 35, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 35 माइनस जीरो एरर जो आ रही है दैट इज माइनस 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 03 और ये भी कितने में चल रहा है mm में चल रहा है। तो सबको एडजस्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 mm और इधर बन जाएगा प्लस, इसको डिवाइड करूंगा तो 0.3, इसको डिवाइड करूंगा मैं तो 0.35 ये हो जाएगा मेरे पास कौन हो जाएगा mm माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 0.03, ये भी क्या हो जाएगा mm। तो 0.35 और इसको ऐड करेंगे तो 0.38 हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट जो आ जाएगा 3.38 क्या आ जाएगा mm अपना रिजल्ट हो जाएगा। तो एकदम सिस्टमेटिक प्रोसेस जो है स्क्रू गेज से मेजरमेंट का वो पूरा इस क्वेश्चन में अपन ने कवर किया है। रिजल्ट जो अपना होगा दैट इज 3.38 mm स्क्रू गेज के थ्रू। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट व्हिच कैन रीच ग्राउंड इन 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड में। इट इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकंड ऑफ इट्स फॉल एंड देन इज अगेन रिलीज्ड। ठीक है, देन द टोटल टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। तो अपने पास 5 सेकंड में स्टोन आ जाता है। ठीक है, तो 5 सेकंड में स्टोन आ जाता है, यानी कि टोटल हाइट जो है दैट टोटल हाइट के लिए अगर अपन बात करें तो हम लोग जानते हैं कि टी के हिसाब से चले देन द डिस्प्लेसमेंट ऑन स्टोन इज ड्रॉप्ड का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हाफ GT स्क्वायर। और अभी अगर अपन टोटल हाइट की बात करें तो ये हो जाएगा मेरे पास हाफ और जी की वैल्यू जो हाफ जी की वैल्यू कुल मिला के 5 आ जाएगी और टी की अगर अपन बात करें तो 5 सेकंड में ही आ रहा है। 5 सेकंड का मतलब 5 का स्क्वायर, तो ये टोटल बन जाएगा मेरे पास 125। ठीक है, 125 टावर की हाइट हो गई। अब वापस अगर अपन बात करते हैं तो एक बार तो उसको 3 सेकंड में अपन ने रोक दिया है। ठीक है, तो एक बार तो 3 सेकंड में आ जाएगा यहां तक, तो 3 सेकंड में जो उसने हाइट ट्रेवल करी है उसको h1 बोल देता हूं, तो h1 की वैल्यू वापस से कितनी हो जाएगी, h1 विल बी इक्वल्स टू हाफ जी t1 स्क्वायर और h1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ जी का मतलब 5 और यहां पर कितना हो जाएगा 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 9 5 45 आ जाएगा। तो h1 तो 45 हो जाएगा। अब जो बाकी बची हुई डिस्टेंस है वो h2 है, वो अगर मैं पता कर लूं तो h2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी मेरे पास 125 माइनस कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास कितना बनेगा 25 20 80 बन जाएगा। और यहां पर अपन ने रोक के वापस उसको रिलीज किया, तो अब अपने को जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है वो वापस यहां से इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अपने पास u इक्वल्स टू 0 और g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अब अपने को जो टाइम लगेगा तो यहां पर t1 ये 3 सेकंड तो लग ही गए, 5 सेकंड एक ही साथ में कवर होता तब लगता, यहां पर 3 सेकंड लग गए। अब अपन यहां की बात करेंगे तो ये h2 हाइट जो 80 मीटर की जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में मान लो t2 टाइम लग रहा हो, तो हम लोग वापस इनिशियल वेलोसिटी s इक्वल्स टू ut प्लस क्या कर देते हैं हाफ 80 स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट जो करना है 80, इनिशियल वेलोसिटी वापस यहां पर क्या हो जाएगी 0 प्लस हाफ और ये हो जाएगा g और t अपने को क्या करना है पता करना है, ये t2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास इधर से यहां से अगर अपन देखें तो 8, ये गया 10 80 को कैंसिल करते हैं, 2 को उधर भेज देता हूं तो 2 को t2 का स्क्वायर जो आ जाएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 2 कैंसिल नहीं हो रहा है, 10 से 80 8 2 ये बन जाएगा 16, तो t2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, तो अब स्टोन को टोटल गिरने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड तो पहले लग गए और अब जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है 4 सेकंड का और टाइम लग रहा है, तो टोटल टाइम जो लगेगा वो कितना हो जाएगा, टोटल टाइम विल बी 7 सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 3 दैट इज 7 सेकंड। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। A particle moves along the straight line such that its position is given by this situation. ठीक है, position is given by this situation. The displacement when acceleration of the particle becomes 0. तो अभी अपने को पोजीशन दे रखी है और अपने को पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता करना है जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना हो चुका है 0 हो गया है। तो पहले तो एक्सेलरेशन लेके आते हैं। एक्सेलरेशन देखो भाई, वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी हो जाएगा dr अपॉन क्या हो जाएगा dt, तो वेलोसिटी बन जाएगी मेरे पास 3t स्क्वायर माइनस ऑफ क्या हो जाएगा
3t² माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास कितना 6t। ये तो हो गया वेलोसिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात करूं तो ये और डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6t माइनस कितना हो जाएगा 6। अपने को बोला है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होनी है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 का मतलब 6t माइनस 6 बराबर 0, यानी कि t बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, t बराबर 1। तो t बराबर 1 पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा 0 रहेगा। अब अपने को बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो मैं डिस्प्लेसमेंट पहले तो इनिशियल पोजीशन का पता कर लेते हैं। तो t बराबर 0 पर अगर मैं आपसे पूछूं कि r इनिशियल कितना रहेगा, तो r इनिशियल t बराबर 0, t बराबर 0, t बराबर 0, तो r इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी +2। और t बराबर 1 सेकेंड, जबकि एक्सेलरेशन जहां पर 0 हुआ है उस टाइम पर r फाइनल की अगर मैं बात करता हूं तो r फाइनल जो चल जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा 1 का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस का कौन हो जाएगा 2। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3 प्लस का कौन हो जाएगा 2। तो ये सब मिलके क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन 2 थी और पार्टिकल की जो फाइनल पोजीशन है वो 0 है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हो जाएगा r फाइनल माइनस क्या हो जाएगा r इनिशियल। r फाइनल 0 माइनस r इनिशियल कितना है 2। तो अगर आपको पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा तो दैट विल बी -2 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बढ़िया क्वेश्चन छठे का अगर अपन देखें तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा 4, दैट इज -2 मीटर, ठीक है। चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, द लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरेज फोर्स ऑन द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, ठीक है। तो अपने को एफ एवरेज कैलकुलेट करना है। एफ एवरेज जो होता है वो रहेगा डेल्टा पी अपॉन क्या हो जाएगा डेल्टा टी। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी का मतलब हो जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन हो जाएगा अपने पास T2 माइनस क्या हो जाएगा T1। T1 की बात करूं तो 0 सेकंड, इस टाइम पर P1 की बात की जाए तो 0 सेकंड पर मोमेंटम कितना है, 0 सेकंड पर मोमेंटम जो है यहाँ पर T की वैल्यू क्या रख देंगे 0 रख देंगे, 0 0, तो ये कितना आ जाएगा 6। उसके साथ अगर अपन बात करें तो T2 बराबर कितना है 2 सेकंड है, और 2 सेकंड पर मोमेंटम की बात करूंगा तो P2 की बात करें तो 2 सेकंड की वैल्यू जो है वो इसी इक्वेशन में मैं ले जाके रख देता हूं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा 2 प्लस का क्या हो जाएगा 6, ठीक है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया 4 3 12 माइनस 4 2 8 प्लस कितना हो जाएगा 6, तो 12 और 6 18 माइनस 8 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। पुटिंग ऑल द वैल्यूज अगर अपन देखें तो P2 दैट इज 10 माइनस P1 जो है वो कितना है 6 अपॉन में अपने पास कितना है 2 और 0, तो 2 माइनस कितना हो जाएगा 0, तो 10 और 6 4 बटा कितना हो जाएगा 2, तो 2 न्यूटन विल बी द आंसर। तो सातवीं का आंसर आ जाएगा द एवरेज फोर्स विल बी 2 न्यूटन। तो सातवीं का ऑप्शन जो रहेगा दैट विल बी 4, 2 न्यूटन, ठीक है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, यूनिफॉर्म थिक रोप ऑफ 5 मीटर लेंथ, 5 मीटर लेंथ, ठीक है, ये है 5 मीटर, 5 मीटर is kept on the frictionless surface. A force of 5 न्यूटन is applied on this, 5 न्यूटन इधर अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो applied on one of its end, find the tension in the rope at 1 meter from this end. तो यहां से 1 मीटर पर कितना टेंशन होगा, तो टेंशन तो सीधा सीधा अगर अपन देखें तो यहां पर इसको यूं देख सकते हैं अपन कि टेंशन 5 मीटर में 5 न्यूटन टेंशन है, तो ये जो है ये 1 मीटर है, ठीक है। तो देखो सीधा अगर अपन देखें यहां पर 5 न्यूटन टेंशन रहेगा, और जैसे जैसे लेंथ के अलॉन्ग में इधर जा रहा हूं तो इस जगह पर जो टेंशन रहेगा वो 0 न्यूटन रहेगा, क्योंकि इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो वेरिएबल रहेगा। अगर मैं इसका मास जो है ये 5m ही कंसिडर कर लेता हूं एक बार के लिए, इसका मास जो है वो 5m कंसिडर कर लेता हूं, तो 5m में यहां पर एक्सेलरेशन जो हो जाएगा 5m इसलिए मान रहा हूं, देखो क्या है कि इसका एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 5 न्यूटन का फोर्स है और इसका मास जो है वो भी कितना है 5m यूनिफॉर्मली है, तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/m हो जाएगा। मैं इसको एक बार में सीधा भी सॉल्व कर सकता हूं, पर समझाने के लिए अपन इसको ये कंसिडर कर। अब मैं यहां का टेंशन जो है, यहां का टेंशन जो रहेगा वो एक्चुअली ये पीछे वाला ब्लॉक जो है उसको चलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा, और पीछे वाले ब्लॉक की जो लेंथ रहेगी वो कितनी की रहेगी 4 मीटर की रहेगी। तो 5 मीटर की लेंथ का मास 5m है, तो 4 मीटर की लेंथ का मास कितना हो जाएगा 4m हो जाएगा, जिसकी वजह से यहां पर टेंशन जो हो जाएगा वो मास इंटू क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, टेंशन बराबर
और ये जो ब्लॉक अपना बना है उसका मास कितना है, दैट इज 4m इंटू एक्सेलरेशन जो है वो कितना है अपने पास 1/m, एक्सेलरेशन जो आया है m से m कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 4 न्यूटन। बेसिकली ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगा। तो यहां पर 5 न्यूटन है, 1 मीटर पर 1 न्यूटन कम हो जाएगा, 2 मीटर पर 2 न्यूटन, 3 मीटर पर 3 न्यूटन, 4 मीटर पर 4 न्यूटन और 5 मीटर पर 5 न्यूटन कम हो जाएगा। यानी कि इस जगह पर टेंशन 0, यहां से 1 मीटर पर 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन और लास्ट में 5 न्यूटन रहेगा। ये लेंथ के अलॉन्ग आप इसको ब्लॉक से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर इसको ऐसे क्वेश्चंस को सीधा सॉल्व करना, ये यूनिफॉर्म थिक रोप दे रखी है तो इसमें टेंशन जो है इस वाले एंड से उस वाले एंड तक यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमारे पास आंसर 1 मीटर की डिस्टेंस पर यहां जो टेंशन रहेगा वो कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन का टेंशन रहेगा, 4 न्यूटन। 8वें का ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3, 4 न्यूटन। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। द मिनिमम फोर्स F रिक्वायर्ड टू स्टार्ट मूविंग 200 kg ब्लॉक, ये 200 kg को यहां से अपने को चलाना है, तो इस जगह पर मिनिमम कितना फोर्स लगेगा। तो 200 kg जब इधर जाएगा तो यहां जो फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। ये हो जाएगा म्यू इंटू यहां का n, इसको n1 बोल देता हूं। इस 100 kg रेस्ट पर है, तो इस 100 kg के रेस्पेक्ट में भी 200 kg उधर जाएगा, तो इस पर भी पीछे की तरफ फोर्स लगेगा और वो यहां का नॉर्मल रिएक्शन जो है वो म्यू इंटू क्या हो जाएगा, यहां पर n2 हो जाएगा। और आपको मिनिमम फोर्स जो चाहिएगा, दैट मिनिमम फोर्स विल बी इक्वल्स टू, दोनों ही फोर्स उधर लगेंगे तो हो जाएगा म्यू1 n1 प्लस क्या हो जाएगा, म्यू2 n2 हो जाएगा। अब मैं इस जगह के नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं, जो मेरे पास n2 रहेगा तो ये 100 kg का वेट रहेगा वो, तो n2 की वैल्यू हो जाएगी 100g। इस जगह के नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं तो 100 ये और 200 ये, तो इस जगह का नॉर्मल रिएक्शन जो n1 रहेगा, n1 की अगर अपन बात करें तो 100 और 200 300g हो जाएगा, ठीक है। पुटिंग ऑल द वैल्यूज, f1 म्यू1 की वैल्यू, यहां का म्यू1 जो कितना है 0.3 इंटू n1 जो है वो कितना हो जाएगा मेरे पास 300 इंटू कितना हो जाएगा 10 प्लस म्यू2, यहाँ का म्यू कितना है 0.2 और यहाँ जो n2 चल रहा है वो कितना है अपने पास n2, यहाँ का ये n2 जो हो जाएगा मेरे पास कितना 100, n2 की वैल्यू 100 इंटू कितना हो जाएगा g की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, 100 इंटू g, ठीक है। तो 10 3 पॉइंट उड़ा देते हैं तो 300 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 900 प्लस इधर से 10.2 ये गया तो ये और कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, तो 900 प्लस 200 जो है वो कितना हो जाएगा 1100 न्यूटन का अपने को मिनिमम फोर्स रहेगा। अगर मैं इसको इधर खींचता हूं तो ये दोनों सरफेसेस पीछे की तरफ फ्रिक्शन अप्लाई करेगी, यहां पर फ्रिक्शन म्यू इंटू एन यहां का नॉर्मल रिएक्शन और यहां पर फ्रिक्शन म्यू इंटू एन यहां का नॉर्मल रिएक्शन, यहां का नॉर्मल रिएक्शन जो बनेगा वो 100g रहेगा इसकी वजह से, और यहां का नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के वेट को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, जो 300g रहेगा, जिसकी वजह से अपना रिजल्ट आएगा 1100 न्यूटन। 90 का आंसर नंबर आ जाएगा 3, ठीक है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर जो है क्वेश्चन नंबर 10। A pump is used to deliver water at a certain rate from the given pipe. To obtain n square time water from the pipe in the same time, what factor the power of the motor should be increased? तो मोटर से पावर की अगर अपन बात करें और v स्पीड से किसी मोटर से अपन, ये कहीं अपने पास कोई मोटर है, इस मोटर से अगर v स्पीड से आप पानी यहां से फेंक रहे हो तो उसके लिए जो पावर की जरूरत होती है वो होती है रो a v क्यूब, जहां पर a जो है वो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब अपन कह रहे हैं कि यहां पर n स्क्वायर टाइम जो है वो वाटर चाहिए, n स्क्वायर टाइम यानी कि उसकी स्पीड जो है, नई स्पीड जो है v डैश वो n स्क्वायर v करनी है, तो नई पावर क्या हो जाएगी, तो पावर p डैश, रो वही, क्रॉस सेक्शन एरिया वही, पर v जो है वो क्या करना है n स्क्वायर v करना है और उसका क्या कर देंगे क्यूब, तो p डैश विल बी इक्वल्स टू रो a n स्क्वायर की वजह से ये n की पावर 6 हो जाएगा, रो a क्या हो जाएगा v क्यूब, तो अपने पास ये हो जाएगी इनिशियल पावर, तो n टू द पावर 6 ऑफ p इनिशियल आ जाएगा, तो अपने को जो पावर चाहिएगी दैट शुड बी इंक्रीज n टू द पावर 6 टाइम्स। अगर n टाइम करना होता तो n क्यूब हो जाता, n स्क्वायर टाइम्स करना है तो n टू द पावर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। चलो बढ़िया, 10वें का आंसर आ जाएगा 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। A body loses half of its velocity when penetrating 5 centimeter into the wooden block, ठीक है, half of its velocity, then how much it will penetrate more before coming to the rest। देखो एक ब्लॉक है और एक ब्लॉक में एक बुलेट मान लो u स्पीड से जा रही है,
तो 5 सेंटीमीटर तक जाने पर उसकी स्पीड जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है, u/2 हो जाती है। तो आगे और ये कितना पेनिट्रेट करेगी, ठीक है, आगे, ठीक है, यहां से अगर अपन देखें तो ये x अपने को कैलकुलेट करना है। इस जगह पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सबसे पहले तो एक चीज सॉल्व कर लेते हैं, यहां से यहां के बीच में v² बराबर लगा देता हूं मैं u² प्लस क्या हो जाएगा 2as, फाइनल वेलोसिटी इज u/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर u² प्लस 2। एक्सेलरेशन अपने को नहीं दे रखा है बट डिस्प्लेसमेंट कितना है 5। तो ये अपन इसको इधर भेज देता हूं, तो 2a इंटू 5 की जो वैल्यू हो जाएगी वो बन जाएगी मेरे पास 2a इंटू 5, इसको उधर u² और u²/4 हो जाएगा, इसको इधर भेजूंगा तो -3u² कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये तो एक बात हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से लेके यहां तक सीधा ही सॉल्व कर देता हूं, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u है और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 है। तो अगेन v² दैट इज इक्वल्स टू u² प्लस कितना हो जाएगा 2a, टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइनल वेलोसिटी 0, ये है u² दैट इज इक्वल्स टू, और प्लस का क्या हो जाएगा मेरे पास, ये बन गया है 2a और टोटल डिस्प्लेसमेंट, या 2a टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा u² हो जाएगा, माइनस u²। तो देखो क्या करते हैं अपन कि ये जो माइनस का u² आ रहा है, ये माइनस के u² की वैल्यू मैं वहां पर रख देता हूं। तो हमारे पास 2a इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 3/4, और ये बन जाएगा अपने पास माइनस ऑफ u² जो चल रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू अपन रखें तो ये कितना हो जाएगा 2a इंटू टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो 2a इंटू कितना हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेट, 2a से 2a कैंसिल, और अगर मैं यहां पर बात करूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो बनेगा हमारे पास दैट विल बी इक्वल्स टू 5/4 20 बटा कितना आ जाएगा 3, यानी कि ये जो टोटल लेंथ आएगी वो 20 बटा कितनी आएगी 3 आएगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब अपने को ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, पेनिट्रेट मोर, तो x कैलकुलेट करना है, तो ये 20/3 माइनस कितना हो जाएगा 5। तो अपने को x की वैल्यू अगर अपन देखें तो x विल बी इक्वल्स टू 20/3 माइनस कितना हो जाएगा 5, तो 5 3 15 20, ये हो जाएगा 5 बटा कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी, 5/3 सेंटीमीटर, 5/3 सेंटीमीटर। तो 11th का आंसर नंबर आ जाएगा अपना 5/3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 पर। If a body is released from a height and collide with a spring, then find maximum compression in the spring। तो यहां से ये बॉडी रिलीज की जा रही है और ये यहां से चलते हुए इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर देता है। तो अपन क्या करेंगे, यहां की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्प्रिंग को कंप्रेस करने की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी mgh जो है वो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रही है, हाफ kx² में क्या हो जाएगी कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको चलाते हैं, m कितना है 5, g की वैल्यू हो गई 10, हाइट कितनी है 10 दैट इज इक्वल्स टू हाफ, k की वैल्यू अपने को 40 दे रखा है और अपने को x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो बस सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा मेरे पास कितना, ये से ये गया, ठीक है, और 2 4 2 2 10 5, तो x² की वैल्यू जो आ जाएगी वो 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा 25, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। तो 12th का आंसर नंबर आ जाएगा अपना कितना 5 मीटर, 5 मीटर विल बी द रिजल्ट, ठीक है। द कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज 5 मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13, a spring of force constant 800 न्यूटन पर मीटर हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। एक स्प्रिंग को अपन 5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड करने में वर्क जो है वो कितना होगा, तो वर्क कितना होता है हाफ के पहली लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, तो वो हो जाएगा x² माइनस क्या हो जाएगा x1²। तो हाफ के की वैल्यू आपको 800 दे रखी है, x2 की बात करें तो ये 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर का मतलब 15 इंटू 10⁻⁻² माइनस का 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस 5 सेंटीमीटर का मतलब 5 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा माइनस का 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। चलो तो ये तो बन जाएगा मेरे पास कितना 400, यहां पर 15 225 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 5 25 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -4। तो 225 माइनस 25 इंटू 10⁻⁴, तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 400 इंटू 225 माइनस 25, तो 200 इंटू 10⁻⁴ कितना बन जाएगा माइनस का 4 बन जाएगा, माइनस का 4 1 2 3 4 4 2 और ये हो जाएगा 8। एकदम सिस्टमेटिक
रिजल्ट 8 जूल जो है दैट विल बी द वर्क डन इन एक्सटेंसिंग द स्प्रिंग फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। 13वें का आंसर आएगा 2। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 पर। द ग्राफ बिटवीन रूट ई एंड 1 अपॉन पी इज, ठीक है, तो अपन जानते हैं कि पहले तो मोमेंटम की बात करें तो P बराबर होता है, क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी या रूट E हो जाएगा। यानी कि यहां से अगर मैं बात करूं तो रूट E, इधर से अगर अपन चलते हैं तो रूट E विल बी इक्वल्स टू, ये हो गया मेरे पास कौन, 1 अपॉन रूट 2m इंटू कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। तो रूट E इज प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है, रूट ई इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, P है, पर आपको 1 अपॉन P बोला हुआ है। तो लेट्स से मैं 1 अपॉन P को मान लो क्या बोल देता हूं, X बोल देता हूं। तो यहां से इसको इधर उधर करूंगा तो P की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी अपने पास, 1 अपॉन X आ जाएगा। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि रूट E इज प्रोपोर्शनल टू P, तो रूट E विल बी प्रोपोर्शनल टू P जो है वो कौन हो जाएगा मेरे पास, 1 अपॉन X हो जाएगा। तो रूट E विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन X एंड X इज अवर क्वांटिटी दैट इज 1 अपॉन P, ठीक है। तो ये जो बन रहा है रूट E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X, यानी कि इनके बीच में जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला कर्व रहेगा। तो ये है अपना X और रूट E के साथ में जो ग्राफ आएगा दैट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। 14 का आंसर नंबर आ जाएगा कितना, 3, ठीक है, 14 का 3। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 A force acting on a particle varies as displacement as ax plus bx square, where a is 1 and b is also 1. Work done by this force for first 2 meter displacement. First 2 meter displacement. तो पहले तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। फोर्स के बारे में बात करें, a की वैल्यू जो है वो 1 है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स, प्लस b की वैल्यू भी अपने पास कितनी दे रखी है, 1, तो ये 1 इंटू कितना हो जाएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। फोर्स जो है वो वेरिएबल है, तो वर्क डन अपन जानते हैं कि वो क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, और कहां से कहां तक जा रहे हैं, फर्स्ट 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट, तो 0 से लेके 2 तक जा रहे हैं। तो वर्क डन दैट इज इंटीग्रेशन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे पास डी एक्स, चल कहां से रहे हैं, 0 से लेके 2 तक जा रहे हैं। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई क्या आ जाएगा, 3, और अपन चलेंगे 0 से लेके कहां तक चलेंगे, 2 तक चलेंगे, ठीक है। तो पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन, तो यहां पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटा 2 प्लस 2 का क्यूब बटा कितना आ जाएगा, 3, और माइनस में क्या आ जाएगा, 0। तो ये से ये गया 2 प्लस 2 का क्यूब 8 बटा कितना आ जाएगा, 3, 8 बटा 3, जिसको अगर अपन सोल्व करें तो 3 6 और 8 और 6 14 बाई कितना आ जाएगा, 3। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 14 बाई 3 जूल। तो 15 का आंसर नंबर हो जाएगा 2, दैट इज 14 बाई 3 जूल। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो ये बोल रहा है, इफ f is proportional to s to the power 1/3 then power developed on the displacement, power depend on the displacement as, ठीक है। तो अभी अगर अपन देखें कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है, हम पावर जानते हैं कि वो क्या होता है, F डॉट क्या हो जाएगा, V, इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो F डॉट V होता है। यानी कि F डॉट V के हिसाब से पावर में एक, तो अगर अपन बात करें तो F जो है वो जो आई गया है वो कौन हो जाएगा, s टू द पावर 1/3। प्रोपोर्शनलिटी में बात कर लेते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कि फोर्स में एक तो आई गया है। अब बात यह है कि V का जो टर्म आएगा, V वाली टर्म जो है वो कितनी आएगी, उसके बारे में अपने को बात करनी है। तो ये फोर्स है, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू ए इज प्रोपोर्शनल टू s टू द पावर क्या हो जाएगा, 1/3। तो प्रोपोर्शनलिटी में बात करें तो एक्सेलरेशन इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू s टू द पावर क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन जब डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है तो उस टाइम पर वेलोसिटी के बारे में अगर अपन बात करें तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अपन यूज करेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, v dv बाई क्या हो जाएगा, ds, दैट इज प्रोपोर्शनल टू s टू द पावर क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है। यहां से v dv साइड में प्रोपोर्शनल टू s टू द पावर 1/3 इंटू ds को क्या कर देंगे अपन साइड में, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, तो v की पावर 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 प्रोपोर्शनल टू
एस टू द पावर, इसको इंटीग्रेट करने पर ये इंटीग्रेट करेंगे, एस टू द पावर 1/3 का जो इंटीग्रेशन होगा, एस टू द पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस क्या हो जाएगा 1, ये हो गया v²/2 प्रोपोर्शनल टू एस टू द पावर 1/3 की अगर अपन बात करें तो 3 और 1 4, तो ये बन जाएगा कितना 4/3 अपॉन ये भी कितना आ जाएगा 4/3। तो एक बार के लिए प्रोपोर्शनलिटी में कांस्टेंट को हटा लेता हूं तो v² विल बी प्रोपोर्शनल टू एस टू द पावर क्या हो जाएगा 4/3, v² इज प्रोपोर्शनल टू एस टू द पावर 4/3। तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो v विल बी प्रोपोर्शनल टू एस टू द पावर, इसका अंडर रूट कर देंगे, तो अंडर रूट कर देंगे तो एस टू द पावर कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो v जो है वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा एस टू द पावर 2/3 के हिसाब से। तो ये रहा अपने पास कौन है v, और ये एस टू द पावर 2/3 के हिसाब से डिपेंड कर रहा है। तो टोटल पावर की बात करते हैं, दिस इज एस टू द पावर 1/3 और ये एस टू द पावर 2/3, तो 1/3 प्लस कितना हो जाएगा 2/3, तो पावर विल बी प्रोपोर्शनल टू एस टू द पावर 3, 1/3 डिवाइडेड 3/3, एस की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 16 का आंसर आ जाएगा अपना कौन आ जाएगा 3, पावर विल बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, तब जाके फोर्स विल बिकम प्रोपोर्शनल टू एस टू द पावर 1/3। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17, द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए जीरो रिजल्टेंट। तो इक्वल मैग्नीट्यूड, ये अपने पास कोई ए मैग्नीट्यूड का वेक्टर है और रिजल्टेंट जीरो प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितने टोटल मिनिमम वेक्टर चाहिए, तो एक इक्वल मैग्नीट्यूड का एक और वेक्टर ले लेता हूं जो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इसका भी मैग्नीट्यूड ए, इन दोनों का रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट दोनों वेक्टर एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 0। तो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स नीडेड आर 2। क्या बात समझ में आ रही है? अगर नॉन इक्वल मैग्नीट्यूड होता तो फिर 3 होता, और आउट ऑफ द प्लेन होता तो फिर क्या होता 4 होता रिजल्ट। ठीक है, तो अभी अपने को इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स, तो दैट इज 2। सिंपल क्वेश्चन। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। ए फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल एंड प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मच, इफ वर्क डन इज 0 देन वैल्यू ऑफ x। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है f वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा s वेक्टर, और ये है अपने पास 0, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। 0 लाओ भाई, 6 डॉट प्रोडक्ट 2, 6 2 कितना हो जाएगा 12, आगे प्लस का 2 प्लस का 3, तो प्लस का ये हो जाएगा 2 3 कितना हो जाएगा 6, माइनस माइनस यानी कि आगे अगर अपन बात करें तो प्लस, माइनस का 3 और माइनस का x डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये सब मिला के कितना है 0, तो 12 और 6 ये हो जाएगा 18, और 3 और 3 3 और x पर प्लस का 3x हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो 3x विल बी इक्वल्स टू -18 और x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी -6 आ जाएगा। तो 18वें का आंसर रहेगा अपना x विल बी इक्वल्स टू -6। 18 का आंसर x इक्वल्स टू -6, 18 का रिजल्ट आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन। चलते हैं 19 पर। Force, length and time are taken to be fundamental quantities, then find the dimension formula of density. Density का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। देखो, एक तो वो है कि पावर x y z लगा के तुम सॉल्व करो, एक ये होता है कि तुम्हें कोई फॉर्मूला अगर पहले से आता हो तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास है फोर्स है, लेंथ है और टाइम है, और डेंसिटी का फॉर्मूला पता करना है। शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट तरीका अपन बता रहे हैं कि आपको कोई वैलिड फॉर्मूला पहले से आता हो तो उसको यूज करेंगे। जैसे फोर्स का फॉर्मूला मैं पहले से जानता हूं, F बराबर होता है m इंटू क्या होता है A। ठीक है, ये हो गया मेरे पास फोर्स, दैट इज इक्वल्स टू मास जो होता है वो हो जाएगा मेरे पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब चला देंगे, फोर्स चाहिए, ये हो गया, ये वॉल्यूम, ये हो गया डेंसिटी, डेंसिटी की डायमेंशन पता करनी है। वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L3 और एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है L1 t माइनस क्या होता है 2, ये होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपन यहां पर बात करें तो डेंसिटी की डायमेंशन सीधी सीधी आ जाएगी, द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू, इन सबको उधर भेज देंगे। या अगर अपन यहां बात करें तो एक बार के लिए ऐसे कर लो कि ये चल रहा है तुम्हारे पास F दैट इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, ये चल जाएगा L की पावर कितना हो जाएगा 4 और t की पावर कितना हो जाएगा -2, ये सब उधर जाएंगे। तो डेंसिटी की डायमेंशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी f की पावर 1, t की पावर कितना हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे डिनोमिनेटर से ऊपर, तो प्लस का 2 हो जाएगा और l की पावर माइनस का 4 हो जाएगा। तो f की पावर 1 ठीक 1 1 1, t की पावर 2, t की पावर 2,
तो t की पावर 2 और l की पावर -4, 19 का आंसर नंबर हो जाएगा 4। एक बढ़िया और सिंपल क्वेश्चन। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 पर। द रेजिस्टेंस is V upon I where V is इतना and I is इतना, then the value of resistance is, ठीक है। तो इसके लिए अगर अपन बात करें तो एक तो रेजिस्टेंस की ट्रू वैल्यू की बात करते हैं, V upon I। V की ट्रू वैल्यू जो चल रही है वो कितनी है 200, I की ट्रू वैल्यू जो चल रही है वो कितनी है 20, तो 200 बटा 20 तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 10। तो रेजिस्टेंस की ट्रू वैल्यू जो हो जाएगी 10, जो चारों ऑप्शन में दे रखी है। कहने का मतलब आपको रेजिस्टेंस की एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करनी है। रेजिस्टेंस की एब्सोल्यूट एरर के लिए अगर अपन चलते हैं तो एब्सोल्यूट एरर ये है डिवीजन वाला मुद्दा। तो डिवीजन का एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो होता है डेल्टा आर अपॉन आर, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन क्या हो जाएगा वी प्लस डेल्टा आई अपॉन क्या हो जाएगा आई, ठीक है। डेल्टा आर की वैल्यू पता करनी है, अपॉन में आर जो हो जाएगा, अपॉन में आर का एक्चुअल वैल्यू अपने पास कितना आ चुका है 10, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा वी। डेल्टा वी की बात करें तो ये कौन है अपने पास, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। अपॉन में वी की वैल्यू कितनी है 200 प्लस डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है, दिस इज 0.1 अपॉन में इधर अगर अपन देखें तो ये बन रहा है अपने पास आई की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। तो ये चीज लेके चलते हैं। तो एक तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। आगे अगर अपन चलते हैं तो डेल्टा आर विल बी इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा 3/20, तो इस जीरो को भी मैं डिवाइड कर देता हूं, ये 0.3 बटा क्या आ जाएगा 2, प्लस यहां जो बनेगा वो हो जाएगा 0.1 बटा कितना हो जाएगा 2, 0.3 और 0.1 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0.4 बटा टोटल कितना हो जाएगा 2। तो डेल्टा आर की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास कितनी 0.2। यानी कि अगर मेरे को आर को एक्सप्रेस करना है, ट्रू वैल्यू आ गई है तुम्हारे पास 10 प्लस माइनस और उसकी एब्सोल्यूट एरर जो आ चुकी है वो कितनी है 0.2। एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन 10 प्लस माइनस 0.2 विल बी द रिजल्ट। 20वीं का आंसर नंबर आ जाएगा कितना 2 नंबर आंसर आ जाएगा 10 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 21 पर। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय u at t is equals to 0 and acceleration by f where f is equals to at, यानी कि आपको एक्सेलरेशन जो है वो दे रखा है a into t दे रखा है। तो अपने को बताना है which of the following relation is valid, यानी कि आपको फाइनल वेलोसिटी पता करनी है, ठीक है। एक बढ़िया और सिंपल क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है, ये a एक्सेलरेशन नहीं है, a तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ये रहा। टाइम की टर्म में एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है dv अपॉन क्या हो जाएगा dt, दैट इज इक्वल्स टू at। dv बराबर हो जाएगा at और इसको भेज देता हूं इधर dt। अब अपन यहां पर बात करें तो अपना टाइम जो चेंज हो रहा है वो लेट्स से 0 से लेके कहां तक हो रहा है t तक चेंज हो रहा है। तब वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो u से लेके कहां तक चेंज हो रही है v तक चेंज हो रही है। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देते हैं। dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, जिसमें लोअर लिमिट लगेगी u और अपर लिमिट v। a कांस्टेंट है और t का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास कितना t स्क्वायर बटा कौन हो जाएगा 2। तो टर्म को आगे लेके चलता हूं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस यू दैट इज इक्वल्स टू a t स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 2। या v की अगर अपन बात करें तो इस u को इधर लेके आ जाता हूं तो u प्लस क्या हो जाएगा a t स्क्वायर अपॉन 2। तो फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू u प्लस a t स्क्वायर अपॉन 2। आप ये ध्यान रखें यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन केवल तब लगती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। यहां एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है तो केवल यही इक्वेशन लगेगी dv अपॉन dt, जिसकी वजह से अपना रिलेशन जो आएगा दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at स्क्वायर अपॉन 2। 21 का आंसर नंबर हो जाएगा 2, आंसर नंबर 2, ठीक है। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22 पर। Which of the following displacement time graph represent uniform motion? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है v बराबर कांस्टेंट, या अगर अपन यहां पर बात करें तो v कांस्टेंट या एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम की अगर अपन बात करें तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस एक बार के लिए मैं हाफ at स्क्वायर लगा देता हूं, जिसमें s इज इक्वल्स टू v तो कांस्टेंट है तो ये v कांस्टेंट t प्लस एक्सेलरेशन कितना है 0, तो एक्सेलरेशन 0। तो s बराबर vt चलेगा। तो s बराबर vt के हिसाब से s और t के बीच में बनने वाला ग्राफ जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन रहेगी और उसका स्लोप जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप कांस्टेंट हो, एक स्ट्रेट लाइन
और इसका स्लोप जो रहेगा थीटा जो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो 22 का आंसर नंबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आंसर नंबर 4 यूनिफॉर्म मोशन। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 23 पर। ए बॉडी ऑफ मास m is thrown upward at an angle of theta, which of the with the horizontal velocity v, theta with the horizontal with velocity v, while rising up the velocity of the mass after t seconds will be। तो वही एक पार्टिकल को अपन ने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर कुछ v वेलोसिटी से फायर किया है, ये थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट जो बनेगा वो तो बनेगा v cos थीटा, जो तो मोशन के हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं यहां पर किसी जगह पर x डायरेक्शन की वेलोसिटी की बारे में बात करूं तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो हमेशा क्या रहेगी, v cos थीटा रहेगी। ये हो गया vx। y डायरेक्शन की वेलोसिटी के बारे में बात करता हूं, vy के बारे में बात करें तो vy, यहां पर अगर अपन देखें तो y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा। ठीक है, u sin थीटा। इसकी वजह से, और यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, g है। तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी के बारे में बात करें तो y डायरेक्शन वेलोसिटी विल बी uy प्लस ay इंटू कितना हो जाएगा, t। vy, uy की वैल्यू है कितनी, u sin थीटा। ठीक है, और ay, ये माइनस का क्या हो जाएगा, ay की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g इंटू कितना हो जाएगा, t। तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी u sin थीटा माइनस gt। ये टर्म तो वैसे अपन ने सॉल्व करी है, पर आप सीधी सीधी याद भी रख सकते हो कि y डायरेक्शन की वेलोसिटी ये रहेगी। तो अपने को ये बोला हुआ है कि व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम। तो यहां वेलोसिटी जो रहेगी टी टाइम के बाद क्या रहेगी, तो v विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ हो जाएगा मेरे पास क्या, vx स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, vy स्क्वायर। v विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ vx की बात करें तो vx x डायरेक्शन में वेलोसिटी v cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस vy की वैल्यू हो जाएगी v, ये बन जाएगा sin थीटा माइनस gt का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब अगर अपन देखें तो देखो टर्म क्या बनेगी, v cos थीटा तो ऐसे ही है, पर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये टर्म जो बनेगी देखो क्या है, v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर बनेगा तुम्हारे पास क्या, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का हो जाएगा मेरे पास कौन, g स्क्वायर t स्क्वायर, और माइनस का 2ab, तो माइनस का 2v साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा, gt बन जाएगा। ये अपना रिजल्ट आएगा, जिसमें यहां से v स्क्वायर कॉमन लूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो रिजल्ट अपना बनेगा v स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2v साइन थीटा gt, v स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2v साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा, gt। 23वें का आंसर नंबर आएगा 3। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार पर्सनली सॉल्व भी करें, दैट किसी इंस्टेंस पर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अंडर रूट ऑफ क्या रहेगा, vx स्क्वायर प्लस क्या रहेगा, vy स्क्वायर। टर्म इसको सॉल्व करेंगे, ये x डायरेक्शन की वेलोसिटी और ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी रहेगी। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। टू बुलेट्स आर फायर हॉरिजॉन्टली विद डिफरेंट वेलोसिटीज फ्रॉम द सेम हाइट। डिफरेंट वेलोसिटीज, ठीक है, सेम हाइट से दो बुलेट्स को अपन ने फायर किया है विद डिफरेंट वेलोसिटीज और हॉरिजॉन्टली फायर किया। एक u1 से फायर किया और एक को लेस से अपन ने u2 से फायर किया है। विच विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। तो ग्राउंड पर आने में तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए सेम है, वर्टिकल हाइट सेम है, तो लगने वाला टाइम जो रहेगा t, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g ही रहेगा। इनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलग होने की वजह से इनकी रेंजेस जो रहेगी वो अलग अलग रहेगी, पर इनको अर्थ पर आने में जो टाइम लगेगा वो दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो बोथ विल रीच एट द सेम टाइम, क्योंकि दोनों ही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करके फेंके गए हैं, सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आर सेम, तो y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना है उसमें टाइम भी क्या लगेगा, सेम लगेगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर 25। A body is dropped from tower, top of a tower, covers 5x distance in last second of its fall. The time of fall is if its x is the distance covered in first second. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को अपन किसी टावर से गिरा रहे हैं तो x डिस्टेंस उसने पहले सेकंड में कवर करी है,
और लास्ट सेकंड में उसने 5x डिस्टेंस कवर करी है, तो उसको कितना टाइम जो है वो गिरने में लगेगा। तो हम लोग जानते हैं कि बॉल को जब गिराया जाता है तब उसको लगने वाला, उसका हर सेकंड में जो ट्रेवल डिस्टेंस होता है वो रेशियो क्या होता है, 1:3 क्या है, 5:7:9 ऐसे। तो बुलेट को गिरने में कितना टाइम लगेगा या ऑब्जेक्ट को गिरने में कितना टाइम लगेगा, फर्स्ट सेकंड में उसने x डिस्टेंस बोल दिया, तो मल्टीप्लाइंग एवरीथिंग बाय x, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा अपने पास 5x, ये हो जाएगा अपने पास 7x, इस तरह से। अब इसने बोला कि लास्ट सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, 5x डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो 5x डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो यहां पर टाइम जो हो जाएगा 1, 2 और तीसरा सेकंड जो रहेगा वो क्या रहेगा, लास्ट सेकंड रहेगा। तो उसका टोटल ट्रेवल टाइम जो रहेगा वो कितना रहेगा, दैट विल बी 3 सेकंड। 3 सेकंड विल बी द टोटल ट्रेवल टाइम। 25 का आंसर नंबर आ जाएगा 3 सेकंड। एकदम सिंपल और बढ़िया क्वेश्चन। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26, तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो ये बोल रहा है, a ball moves with velocity this much at t equals to 0 and moves with velocity this much at t equals to 5. The magnitude of average acceleration in this interval is. तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, ए एवरेज जो रहेगा दैट इज डेल्टा वी बाई क्या रहेगा, डेल्टा टी। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं, दिस इज v2 वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, v1 वेक्टर अपॉन टाइम टेकन, तो वो हो जाएगा मेरे पास कितना, 5 माइनस 0। तो अगर मैं ए एवरेज के वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो v2 माइनस v1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस 5i, दिस विल बी माइनस 3i, 2 माइनस 6i, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा अपने पास ये 4j, अपॉन में टोटल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा, वो तो हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में एक्सेलरेशन, पर अपने को बताना है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू, इधर ऊपर वाले का 1/5 तो साइड में कर लेते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरे पास 5/5। तो एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1। 26 का आंसर नंबर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द एक्सेलरेशन। सिंपल क्वेश्चन। 27 पर चलते हैं। A ball is thrown horizontally from top of the tower 20 meter high. It strikes the ground at an angle of 45 degree. With what speed it is thrown? तो यहां पर ये 45 डिग्री पर ऐसे स्ट्राइक कर रहा है। इसका मतलब अगर यहां से बॉल जो है वो u वेलोसिटी से फायर की हुई हो तो यहां पर वेलोसिटी रहेगी एक तो u, और इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी जो रहेगी वो मैं बोलता हूं दिस इज लेट्स से vy। तो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि मैं यहां पर लिख सकता हूं tan 45 विल बी इक्वल्स टू, ये y डायरेक्शन का कंपोनेंट है वो कौन हो जाएगा अपना vy, अपॉन में कौन हो जाएगा u, vy बाई u। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग अगर अपन चलते हैं तो tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहां से अगर अपन देखें तो u की वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, vy के बराबर हो जाएगी, u की वैल्यू vy के बराबर। तो अपने को ये बताना है कि y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। अब देखिए y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो y डायरेक्शन में मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूं, vy स्क्वायर बराबर हो जाएगा uy स्क्वायर प्लस 2ay sy। ठीक है, इनिशियल y डायरेक्शन की वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल फायर किया हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन की 0 है, vy जो है वो अपने किसके खुद के बराबर है, u स्क्वायर के बराबर हो जाएगा प्लस 2ay की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा g, और sy की वैल्यू जो है वो कितनी है, 20 मीटर है, 20। तो u स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 20 इंटू 2 40 इंटू 10 400 हो जाएगा, और u की वैल्यू की बात करें तो अंडर रूट ऑफ कौन हो जाएगा 400, जो कितना आ जाएगा 20। तो ये 27 का आंसर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड 27 का आंसर नंबर 2। बात करते हैं अपन 28 के लिए। बॉल ऑफ मास 3 kg is moving with a speed of 100 meter per second, strikes a wall at an angle of 60 degree. ठीक है, the ball rebounds at the same speed and remains in contact with wall for 0.2 second. The force exerted by the ball. तो देखो भाई, यहां पर मैं अगर ऐसे लाइंस खींचूं तो मास इसका m है, वेलोसिटी इसकी मान लो v है, तो ये बन रहा है 60, तो ये ऊपर वाला एंगल भी क्या बनेगा 60। ठीक है, इसका इधर वाला कंपोनेंट जो बनेगा वो बनेगा मेरे पास mv cos ऑफ 60, इधर वाला कंपोनेंट बनेगा mv sin 60 बनेगा।
ठीक है, वापस से ये एंगल 60 है, ये वेलोसिटी इधर की तरफ है, वर्टिकल के साथ जो एंगल बन रहा है वो वापस से 60 डिग्री बन रहा है, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट वापस से बनेगा mv cos 60 और इधर वाला कंपोनेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, mv sin ऑफ क्या बनेगा, 60 बनेगा। ठीक है, तो y डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो mv cos 60 और mv cos 60 मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, इधर मोमेंटम जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, mv sin 60 और mv sin 60, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम that will be equals to 2mv sin ऑफ क्या हो जाएगा, 60। अगर एवरेज फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स जो होता है वो डेल्टा पी अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, जिसमें वैल्यू पुट करेंगे 2mv sin 60 अपॉन में अपने पास टाइम कितना लग रहा है, 0.2 सेकेंड लग रहा है, 0.2। तो पुटिंग ऑल द वैल्यूज, एक तो इसको ऊपर भेज देते हैं, 2 से 2 कैंसिल, यहां पर ये जो गया है उसका 10 आ जाएगा, ये 20, अब 2 से 20 कैंसिल तो 10 बचेगा, 10। m की वैल्यू 3 kg, वेलोसिटी अपने पास कितनी है, वेलोसिटी 100 दे रखी है, वेलोसिटी हो गई अपने पास 100 इनटू साइन 60, ये हो जाएगा √3 बाई कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये हो गया 1000 इंटू 3, 3000 बटा 2, तो ये बन जाएगा 1500 √3 न्यूटन आ जाएगा। तो 1500 √3 28 का आंसर नंबर हो जाएगा फर्स्ट, 1500 √3। एकदम सिंपल और बढ़िया क्वेश्चन, 28 का आंसर नंबर हो जाएगा फर्स्ट। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो ये बोल रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स सो दैट द टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर। यहां पर अपने को ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी बतानी है ताकि ये दोनों ब्लॉक जो है वो साथ में मूव कर सके। चलो ये फोर्स लगाता हूं जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है वो मान लो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, साथ में चल रहे हैं, पर ये फोर्स लगेगा जिसकी वजह से यहां फ्रिक्शन दे रखा है, ये फ्रिक्शन रहेगा इधर की तरफ, ये फ्रिक्शन इधर की तरफ। ठीक है, जब ब्लॉक मोशन में है तो फ्रिक्शन जो यहां पर रहेगा दैट इज म्यू इनटू कितना रहेगा, एन, यहां का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट और यहां का नॉर्मल रिएक्शन, यहां का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.4 और यहां का नॉर्मल रिएक्शन, तो ये दोनों 2 और 4 दोनों का वेट जो है वो यहां पर रहेगा, तो यहां का नॉर्मल रिएक्शन जो रहेगा दैट नॉर्मल रिएक्शन विल बी 2 और 4 6 इंटू कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं तो 0.4 इंटू ये हो जाएगा 6 इंटू 10, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा 10 इंटू 4 10 इंटू 0.4, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 24 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अपन सिस्टम के एक्सेलरेशन की बात करें तो आगे की तरफ फोर्स F माइनस पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना हो जाएगा, 24 न्यूटन, दैट इज इक्वल्स टू दोनों ब्लॉक 6 इंटू कितना हो जाएगा, A। या अगर मैं F की बात करूं तो F हो जाएगा इसको इधर 24 प्लस कितना हो जाएगा, 6 इंटू A हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास पहली कंडीशन। अब चलते हैं अपन दूसरी कंडीशन पर। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मैं इस फ्रेम में देखता हूं तो ये A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है जिसकी वजह से इस पर पीछे की तरफ शूडो फोर्स रहेगा, इस पर पीछे की तरफ शूडो फोर्स M इंटू क्या हो जाएगा, A। ठीक है, जिसकी वजह से इसके रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक पीछे जाने की टेंडेंसी रखेगा, तो इस सरफेस पर फ्रिक्शन जो है वो आगे की तरफ एक्ट करेगा, यहां पर F1, और F1 जो रहेगा वो यहां का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इनटू यहां का नॉर्मल रिएक्शन, यहां का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 दे रखा है। ठीक है, 0.2, और अगर अपन बात करें यहां का नॉर्मल रिएक्शन तो वो कितना हो जाएगा, m इंटू यहां का ये 2 kg m इंटू कितना हो जाएगा, g। ठीक है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों फोर्स इस पर पीछे की तरफ कौन है, दैट इज ma, और इधर की तरफ यहां का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इनटू म्यू इनटू यहां का नॉर्मल रिएक्शन वो कौन हो जाएगा, mg। ये 2a हो जाएगा और ये म्यू इनटू 2g हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम में ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल, और a की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, म्यू g हो जाएगी। म्यू की वैल्यू की बात करें, म्यू की वैल्यू ऊपर वाली सरफेस की कितनी है, 2 है, 0.2 है, और g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, तो 0.2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा मेरे पास ये, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 2। एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 तो यहां पर रखता हूं, दैट इज 24 प्लस 6 इंटू कितना हो जाएगा, 2, तो 6 दूनी 12 और 24, ये कितना हो जाएगा, टोटल 36 हो जाएगा। तो 36 न्यूटन विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 29 का आंसर आएगा 436 न्यूटन। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 The spring constant in the spring is 100 Newton per meter. Extension produced in it is nearly. ठीक है, एक तो इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा, स्प्रिंग फोर्स जो रहेगा वो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसके बराबर रहेगा। टेंशन
ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स। तो स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स जो रहेगा दैट विल बी टेंशन इक्वल टू टेंशन, क्योंकि ये स्प्रिंग भी जो है वो इस स्ट्रिंग के साथ ही क्या करेगी, मूव करेगी। अब अपन जानते हैं कि इस सिस्टम में अगर अपन बात करें तो इस सिस्टम में स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है उसका फॉर्मूला होता है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू कितना हो जाएगा g। तो t की बात करें तो 2 m1 की वैल्यू चल रही है कितनी 2 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1 इंटू g की वैल्यू 10। तो अगर मैं टेंशन की बात करूं तो टेंशन हो जाएगा मेरे पास कितना, दैट इज 2 2 4 40 40 बाई कितना आ जाएगा 3, 40 बाई 3 का मतलब 13 पॉइंट कितना हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 13.33 न्यूटन। यानी कि स्प्रिंग फोर्स भी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 13.33। अब अपन यहां पर बात करें स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो क्या होता है kx बराबर कितना हो गया 13.33 और k की वैल्यू तुमको 100 दे दी है, 100 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा 13.33। तो x की बात करें तो x की वैल्यू हो जाएगी 13.33 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। 100 को इधर डिवाइड कर दिया, या अगर अपन बात करें तो 13.33 सेंटीमीटर अपना आंसर आ जाएगा। तो अपने को लगभग पूछा है तो 13.33 सेंटीमीटर, 30वें का आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 13 सेंटीमीटर। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 31 पर। ए ब्लॉक ऑफ वेट 5 न्यूटन, ये है ब्लॉक, ये 12 न्यूटन है। तो एक तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन जो रहेगा वो तो 12 न्यूटन के बराबर ही हो जाएगा, 12 न्यूटन एक। अगर अपन यहां पर बात करें तो इस जगह पर फ्रिक्शन कॉफिशिएंट म्यू है, जिसकी वजह से यहां पर फ्रिक्शन, इसकी गिरने की टेंडेंसी नीचे है, वेट इसका दे रखा तुमको कितना 5 न्यूटन। ऊपर की तरफ फ्रिक्शन रहेगा, ठीक है, और ये फ्रिक्शन इस वेट को बैलेंस करेगा। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, फ्रिक्शन की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू इंटू क्या होता है एन। म्यू की वैल्यू यहां पर अपने को दे रखी है 0.6 और एन की वैल्यू अपने को आ चुकी है वो कितनी है 12। तो 12 इंटू 6 7.2 न्यूटन, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो रहेगा वो कितना रहेगा 7.2 न्यूटन रहेगा, 7.2 न्यूटन। ठीक है, कहने का मतलब यहां पर मैक्सिमम 7.2 न्यूटन का फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सकता है, बट एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है 5 न्यूटन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, अभी फोर्स कितना चाहिए 5 न्यूटन, तो ये फ्रिक्शन भी कितना रहेगा 5 न्यूटन रहेगा, जिसके हिसाब से इस दीवार की वजह से इस ब्लॉक पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो इधर लग रहा है कौन, नॉर्मल रिएक्शन, जिसकी वैल्यू हो गई 12, एक लग रहा है फ्रिक्शन इधर की तरफ, जिसकी वैल्यू हो गई 5। तो रिजल्टेंट फोर्स जो दीवार की वजह से इस ऑब्जेक्ट पर लगेगा 12 इधर और 5 इधर। रिजल्टेंट फोर्स की अगर अपन बात करें तो अंडर रूट ऑफ हो जाएगा कौन 12 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, जो बन जाएगा कितना 13 न्यूटन। तो 13 न्यूटन विल बी द रिजल्ट। तो 31वें क्वेश्चन का आंसर आएगा दैट इज 13 न्यूटन। 7.2 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो प्रोड्यूस हो सकता है, पर अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी रिक्वायरमेंट कितने की है 5 न्यूटन की, तो फ्रिक्शन 5 न्यूटन ही लगेगा। तो फ्रिक्शन 5, ये 12, दोनों का रिजल्टेंट 13 न्यूटन। ठीक है, चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 32 पर। ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, फाइंड इट्स वेलोसिटी सो दैट इट कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 5 and 6 सेकेंड्स। तो पार्टिकल को अपन ने ऊपर फेंका, पार्टिकल ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है, तो आपको यह बोल दिया गया कि 5वें और 6ठे सेकंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे। इसका मतलब 5वां सेकंड ऊपर वाली मोशन का लास्ट सेकंड रहेगा और 6ठा सेकंड जो है वो नीचे वाली मोशन का फर्स्ट सेकंड रहेगा। यानी कि पार्टिकल को टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो कितना हो जाएगा 5 सेकंड। 5 सेकंड ऊपर तक जाने के और वापस 5 सेकंड नीचे का आने के, पर 5वां सेकंड इधर का लास्ट सेकंड और 6ठा सेकंड इधर का फर्स्ट सेकंड रहेगा। अब अपन जानते हैं कि एक पार्टिकल को ऊपर फेंका गया हो तो उसको ऊपर तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो होता है u/g। u/g की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, और टोटल नीचे आने में जो टाइम लगता है वो होता है, अगर अपने को बोला जाए तो 5 सेकंड ऊपर जाने के, 5 सेकंड नीचे आने के। ठीक है, तो टोटल नीचे आने में जो टाइम लगता है वो कितना, टोटल टाइम जो होता है 2u/g होता है। ऐसे कर लो, और वो कितना होगा तुम्हारे पास 5 जाने के 5 आने के 10, ऐसे सॉल्व कर लो। चलो 2u/g की वैल्यू कितनी है 9.8 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो 2u की वैल्यू हो जाएगी 98 और u की वैल्यू जो हो जाएगी 98/2 49। तो 32 का आंसर नंबर आ जाएगा 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर 33।
इन द गिवन वीटी टाइम द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इन 5 सेकेंड, एवरेज स्पीड, ये वीटी टाइम दे रखा है, और एवरेज स्पीड जो होती है दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस अपन कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्टेंस। तो हम अगर एरिया को पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर करते हैं तो वो तो रहेगा डिस्प्लेसमेंट, पर अगर सारा जो एरिया है उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करते हुए सम करता हूं तो वो बन जाएगी हमारे पास डिस्टेंस। तो एरिया अंडर वीटी कर्व ये जो बन जाएगा, यहां पर अगर अपन एरिया की बात करें तो ये है 20, ये है 2, तो ये एरिया हो जाएगा 20, ये 20, ये 2, ये हो जाएगा 40, ये है 1, ये 20, 1, 20, तो ये हो जाएगा 20, 1, 20, तो ये हो जाएगा 10, 1, 20, तो ये हो जाएगा 10। तो टोटल डिस्टेंस अगर अपन बात करें तो डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10, 10, 20 और 20, 40 और 40, 80 और 20, 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी। डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करना है तो उस टाइम पर ये टाइम जो है वो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। टोटल टाइम तुम्हारे पास जो हो चुका है वो कितना है 5, तो वी एवरेज की अगर अपन बात करें तो टोटल डिस्टेंस 100 अपॉन टोटल टाइम कितना है 5, तो रिजल्ट आ जाएगा 20। तो 20 मीटर पर सेकेंड विल बी द एवरेज स्पीड। 33 का आंसर नंबर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो 34, ए बलूनिस्ट रिलीजेस ए बैग फ्रॉम बलून राइजिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड। ये रहा बलून, ये बलून ऊपर जा रहा है कितने से 40 से, इससे एट द टाइम व्हेन बलून इज एट 100 मीटर अबव, तो ये बलून जो है वो 100 मीटर की हाइट पर है। ठीक है, इससे अपन ने एक बॉल रिलीज करी या एक बैग रिलीज किया, तो बैग की इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो ऊपर की तरफ बलून की स्पीड के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी विल बी 40 ऊपर की तरफ। ठीक है, अब अपने को पूछा हुआ है देन द बैग रीचेस टू द ग्राउंड इन, तो ये बैग जो है ये ऐसे जाएगा, ऐसे ये बैग जो है ये ऐसे जाके ऐसे वापस आएगा। ठीक है, इस टाइम पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है। तो अप्लाइंग इक्वेशन S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर की तरफ तो डिस्प्लेसमेंट माइनस का 100, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, दिस इज पॉजिटिव, तो ये जाएगा ऊपर जो चल जाएगा 40t प्लस हाफ g जो है वो इधर की तरफ तो माइनस का 10 और ये हो जाएगा t स्क्वायर। तो इक्वेशन बन जाएगी माइनस का 100 बराबर ये हो जाएगा 40t माइनस का 5t स्क्वायर। ठीक है, इन सबको उधर भेज देता हूं मैं, तो इन सबको अगर मैं उधर भेजता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसको उधर 5t स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस में, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 40t और माइनस का 100 बराबर हो जाएगा 0। तो 5 का डिवाइड कर देता हूं, टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस का 20 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो टी स्क्वायर माइनस रूट कर लेते हैं, माइनस 10t प्लस का 2t माइनस का 20 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा t माइनस 10 और ये बन जाएगा मेरे पास t प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, जिससे t की वैल्यू आती है या तो 10 सेकंड आएगी या t की वैल्यू -2 आएगी। तो -2 तो हो सकती नहीं है, तो t की वैल्यू जो रहेगी वो कितनी रहेगी 10 सेकंड रहेगी। 34 का आंसर नंबर रहेगा 10 सेकंड। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 35 पर। ये ब्लॉक जो है ये इक्विलिब्रियम में है, तो अपने को नॉर्मल रिएक्शन बताना है। ब्लॉक पर फोर्स F इधर लग रहा है, तो ब्लॉक पर फोर्स F इधर की तरफ, ये रहा F। ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये रहा mg। हम लोग को बताना है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन रहेगा इधर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये एंगल थीटा है तो इस नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल से बनने वाला एंगल भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, क्योंकि इधर ये थीटा रहेगा तो mg cos थीटा होता है, ये थीटा रहेगा तो ये थीटा रहेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ, ये फोर्स अपना गिवन फोर्स इधर की तरफ, mg इधर की तरफ। n का इधर वाला कंपोनेंट लेता हूं तो n का ऊपर वाला कंपोनेंट बनेगा n cos थीटा। n का इधर वाला कंपोनेंट लेता हूं तो ये बन जाएगा n sin थीटा। अब n की वैल्यू f की टर्म में देनी है तो इन दोनों को बैलेंस कर लो। n की वैल्यू अपने को mg की टर्म में देनी है, आंसर mg की टर्म में चल रहा है, तो इन दोनों को बैलेंस कर लेंगे। तो अभी n cos थीटा बराबर जो रहेगा वो क्या रहेगा mg, या अगर अपन n की बात करें तो ये mg बटा क्या रहेगा cos थीटा रहेगा। n बराबर mg बटा cos थीटा। ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन 35 नंबर, n बराबर रहेगा mg अपॉन cos थीटा। चलते अपन अगले क्वेश्चन 36। An object of 10 kg is moving with velocity u that is 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी 10 दे रखी है, फोर्स इतना एक्ट कर रहा है
2 सेकंड के लिए, तो परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी अपने को बताना है। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज का मतलब ये होता है परसेंटेज इंक्रीज डेल्टा के, ठीक है, वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू कितना हो जाएगा 100। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा हाफ एम वी सॉरी इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा 100। तो हमारे पास परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो रहेगा वो हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर और परसेंटेज है उसकी वजह से इनटू 100। ठीक है, तो अब u की वैल्यू तो अपने को 10 दे दी है। अब अगर अपन यहां पर बात करें तो अपने को v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, मास जो है वो कितना है 10 kg है। ठीक है, तो उसकी वजह से मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकता हूं F अपॉन m। F कितना है 50 बटा m जो है वो 10, तो एक्सेलरेशन 5 हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू u प्लस at के हिसाब से चलते हैं। u की वैल्यू 10, एक्सेलरेशन जो है वो 5 और t की वैल्यू कितनी है 2, तो 5 2 10 और 10 20 हो जाएगा। तो v की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के परसेंटेज अगर अपन बात करें हाफ m से हाफ m कैंसिल, v स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 10 का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 100। तो 10 का स्क्वायर इंटू 100 परसेंटेज तो कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा कैंसिल। 20 का स्क्वायर 400 माइनस 10 का स्क्वायर 100, तो ये बन जाएगा अपने पास 300%। इसका जो है वो आंसर आएगा 36 का आंसर आएगा 300%। आंसर नंबर 4 36। एक बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। 37 Two blocks of mass m and 2m are connected by light string passing over frictionless pulley shown in this diagram. Inclination 30 डिग्री दे रखा है। The system is released. The block moves with the acceleration of. तो ये जो सिस्टम है इसमें ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से चलेंगे, तो इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स 2mg, इसका इधर की तरफ फोर्स आएगा mg sin थीटा sin 30, तो ये हो जाएगा mg बटा क्या हो जाएगा 2। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, अगर सिस्टम को रिलीज करते हैं देन एक्सेलरेशन इज नेट पुलिंग फोर्स। नेट पुलिंग फोर्स आगे की तरफ कौन है 2mg, पीछे की तरफ कौन है mg/2, तो नेट पुलिंग फोर्स हो जाएगा 2mg माइनस mg बाई कितना हो जाएगा 2। ये तो हो गया नेट पुलिंग फोर्स अपॉन सम ऑफ मासेस। सम ऑफ मासेस ये है 2m ये है m, तो 2m प्लस क्या हो जाएगा m। तो एक्सेलरेशन की अगर अपन बात करें तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 2mg माइनस mg/2, तो ये तो हो जाएगा 3mg 4 और 1 3mg बटा 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 3m, तो 3m से 3m कैंसिल, आंसर आ जाएगा अपना कितना g/2। तो 37 का आंसर आ जाएगा द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स विल बी g/2। g/2 एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक जो है वो यहां पर मूव करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। इफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50% देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है दैट इज p स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2m, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। अभी मैं इनिशियल मोमेंटम को 100 मान लेता हूं, तो 50% से मोमेंटम इंक्रीज हुआ है, तो 50% इंक्रीज, तो 100 पर 50 का इंक्रीज हुआ है, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा 150। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को 100 मान लेता हूं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी होगी पता करेंगे। तो यहां से मैं देख सकता हूं K2 अपॉन K1 विल बी इक्वल्स टू P2 अपॉन P1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। K2 की वैल्यू पता करनी है, K1 की वैल्यू जो है वो कितनी है 100, दैट इज इक्वल्स टू P2 की वैल्यू अपने को पता करनी है 150, सॉरी P2 की वैल्यू अपने पास कितनी है 150, P1 की वैल्यू कितनी है 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये से ये कैंसिल, K2 अपॉन ये हो जाएगा 100 दैट इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर 225 बटा कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 से 100 कैंसिल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी आ चुकी है 225। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो पहले 100 थी और अब 225 हो गई है, तो कितना इंक्रीज हुआ है 125% का यहां पर क्या होगा इंक्रीज होगा। तो 38 का आंसर आ जाएगा 125%। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 125%। चलाएं आगे क्वेश्चन नंबर 39। A spring of force constant K extended by length of X on loading. ठीक है, if the tension in the spring is T then the energy stored.
तो स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी जो है वो दी जाती है हमारे पास, क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक तो ये होता है, ये के और एक्स की टर्म में है, पर अगर आपको के और एक्स की टर्म में नहीं, फोर्स की टर्म में पूछा हुआ हो, तो इसी में अपन क्या करेंगे, के से मल्टीप्लाई और के से डिवाइड। तो ये तो अपन ने किया के से मल्टीप्लाई, ये हो गया के से डिवाइड, तो यहां पर u बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास के एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2k। तो u बराबर के एक्स जो होता है वो क्या होता है, f स्प्रिंग फोर्स, f स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2k। और इसको स्प्रिंग में टेंशन f को t बोल रखा है, तो अपना रिजल्ट आ जाएगा t स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2k। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2k। 39 का आंसर नंबर हो जाएगा फर्स्ट, टी स्क्वायर अपॉन 2k। चलाएंगे अपन आगे 40। A mass m lying on the horizontal frictionless surface connected to mass capital M as shown. The system is now released. Velocity of mass m when m descend by height h. तो ये h हाइट से नीचे आ रहा है, यहां पर h हाइट से नीचे आया, तो चेंज इन पोटेंशियल, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, mgh। ये डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से ये ब्लॉक कुछ v वेलोसिटी से चलने लग जाता है, पर क्योंकि ये सिस्टम साथ में चलेगा तो ये भी कितने से चलेगा, v से चलेगा। कहने का मतलब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी mgh से इस mgh से डिक्रीज हुई है। ये रहा अपना m, जो कौन है, कैपिटल M है, ठीक है, जिसकी वजह से सिस्टम में डेवलप्ड काइनेटिक एनर्जी, ये भी v से चलने लग गया और ये भी v से चलने लग गया। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, जो है mgh बराबर काइनेटिक एनर्जी कितनी डेवलप हुई, हाफ, ये और ये दोनों ही m प्लस स्मॉल m जो है ये दोनों ही v स्क्वायर से क्या हो रहे हैं, v से चल रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो बस अब अपन क्या कर लेते हैं, 2mgh अपॉन क्या हो जाएगा, m प्लस m बराबर 2 अपॉन m प्लस m, ये v स्क्वायर होगा तो v की वैल्यू ये आ जाएगी, √2mgh अपॉन m प्लस m, √2mgh अपॉन m प्लस m। तो 40 का आ जाएगा, आंसर नंबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, बढ़िया। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। 41, द पावर ऑफ वाटर पंप इज 2 किलोवाट। द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट टू द हाइट ऑफ 10 मीटर। तो अगर अपन किसी सब्सटेंस को हाइट पर लेके जा रहे हैं तो पावर जो होता है वो क्या होता है, mgh अपॉन क्या हो जाएगा, t। पावर है 2 किलोवाट, 2 किलोवाट का मतलब 2000। m मास की वैल्यू पता करनी है, g की वैल्यू 10, हाइट कितने पर जा रहे हैं, 10 पर जा रहे हैं, और t कितने टाइम में, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में चल रहे हैं अपन, ठीक है, 60 सेकंड में। तो ये हो जाएगा अपने पास, यहां से ये कैंसिल, एक ये से ये कैंसिल, मास की वैल्यू जो हो जाएगी 6 2 कितना हो जाएगा, 1200 केजी हो जाएगा। और अगर अपन पानी की डेंसिटी का डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम जो हो जाएगा वो 1200 लीटर आ जाएगा, क्योंकि पानी की डेंसिटी जो होती है वो 1000 होती है, ठीक है। तो उसका रिजल्ट जो हो जाएगा 1200 क्या हो जाएगा, लीटर आ जाएगा रिजल्ट। 41 का आंसर नंबर आ जाएगा 4। 42, two particles having mass and m and m are moving on a circular path of radius capital R and R. If their time period are same, t1 बराबर क्या है, t2, then the ratio of their angular velocity जो होती है वो होती है 2 पाई अपॉन कितना होता है, t। अब तुमको दे दिया कि t1 और t2 दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 की अगर अपन बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के हिसाब से चलेंगे तो ये हो जाएगा t2 अपॉन क्या आ जाएगा, t1। और टाइम पीरियड दोनों का सेम है तो 1:2 क्या हो जाएगा, 1। रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 1:1। एकदम सिंपल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। 42 का आंसर नंबर आएगा 1। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43, ए ब्लॉक ऑफ मास m एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग व्हील्ड इन अ राउंड वर्टिकल सर्किल at r, the critical speed of the block at the top of the swing, topmost point पर, so that the string would shaken when it reaches to the top। ठीक है, हम ये जानते हैं कि वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करने के लिए लोअर मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, √5gr। पर उसने यहां नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी कितनी होगी। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वो होती है √gr, √5gr। यहां पर जो रहेगी वेलोसिटी दैट विल बी √gr।
नहीं तो यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन भी लगा सकते हो। वर्टिकल सर्कुलर के लिए, VCM के लिए वो होता है U² बराबर V² प्लस 2GH, ये इक्वेशन। तो ये है √5GR का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5GR बराबर V² प्लस 2G और H। ये अगर R है तो ये भी R रहेगा, यानी कि हाइट जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2R हो जाएगी। तो 5GR माइनस 4GR, V² की वैल्यू आ जाएगी GR, तो V की वैल्यू हो जाएगी √GR। तो V विल बी इक्वल्स टू √GR। 43 का आंसर नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, सिंपल। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। 44, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। अर्थ अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन जो है वो एक दिन में कंप्लीट करता है, 1 डे। ठीक है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा, t, और एक दिन में जो सेकंड्स होते हैं वो होते हैं 86,400। तो 2 पाई बटा कितना हो जाएगा, 86,400 रेडियन पर सेकंड। तो 44 का आंसर आएगा 2 पाई अपॉन 86,400। 44 का आंसर नंबर रहेगा फर्स्ट। चलाएंगे अपन क्वेश्चन नंबर 45 पर। ए स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड ऑफ लेंथ L। एक स्फीयर को अपन ने L लेंथ के थ्रेड से सस्पेंड किया है। व्हाट इज द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू बी इंपार्टेड। इसको यहां पर कितनी मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करें दैट बॉल रीचेस टू द हाइट ऑफ द सस्पेंशन। ये बॉल जो है ये हाइट ऑफ सस्पेंशन यहां तक पहुंच जाए, केवल यहीं तक पहुंचना चाहिए, यानी कि यहां की काइनेटिक एनर्जी यहां पर किस में कन्वर्ट हो जाए, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाए बस। तो यहां की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ½mU², जो इस जगह पर पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाए। पर ये जो हाइट रहेगी वो किसके बराबर रहेगी, L के बराबर रहेगी। पोटेंशियल mgh, और h में h जो है वो किसके बराबर है, L के बराबर। तो m से m कैंसिल, U² बराबर कितना हो जाएगा, 2GL। तो U की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, 2GL। ठीक है, तो इसका रिजल्ट रहेगा √2GL। केवल इसी पॉइंट तक पहुंचाने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए होती है वो रहेगी √2GL। चलते हैं अपन। अच्छा 45, तो हमारा पेपर कंप्लीट होता है। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस की एक बार फिर से प्रैक्टिस करिए, खुद अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और मैं उम्मीद करता हूं आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। दिस इज फॉर टुडे। मिलते हैं किसी और सॉल्यूशन में। थैंक यू।